नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। प्रश्नावली 1A का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल करने हैं। 40 पहले का फर्स्ट पार्ट है हमारा 40 के गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर 5 से भाग देंगे 1। तो 40 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, बराबर लिख सकते हैं हम 2 पर घात 3 और गुणा 5। 2 पर घात 1, 2 पर घात 1 और 2 पर घात 1। घातें समान हो, अगर आधार समान होते हैं तो क्या कर देते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 पर घात 3 गुणा 5। सेकंड पार्ट है इसका 156। 156 के गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे हम, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 3 से भाग जाएगा, 3 1 3, 3 3 9 और फिर 13 से 13 कट जाएंगे एक बार। तो 156 के गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 2 बार है तो 2 पे घात हो जाएगी 2 गुणा 3 गुणा 13। थर्ड पार्ट में है हमारा 3825। 3825 क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। इन संख्याओं के अंकों का योग 18 हो रहा है और 18 में 3 का भाग जाएगा, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 3 से भाग देंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 22 हो गए, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर जोड़ के देखेंगे हम, 5 और 7 12 और 1 13, 13 13 और 2 15, 3 का भाग 15 में जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7, 7 और 4 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या हमारी 3 से भाग विभाजित नहीं होगी, हम विभाजित करेंगे 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 17 से 17 कट जाएंगे एक बार। 3825 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, बराबर हो जाएगा 3 पर घात 2 गुणा 5 पर घात 2 गुणा 17। चौथा पार्ट है हमारा 5005। 5005 के गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पे हमारा कितना है 5, तो ये 5 का भाग जाएगा, 5 एकन 5 0 0 और 5 एकन 5। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21, दोबारा 7 का भाग नहीं जाएगा तो हम 11 का भाग देंगे, 11 एकन 11 और 11 तिया 33 और फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा 13 एक बार। 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। पाँचवा पार्ट 7429। 7429 हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे, हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 9 2 11 4 15, 15 और 7 22, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा हमारा। 11 से डिवाइड नहीं होगा, हम कितने से करेंगे 17 से। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौक 62, 17 51 और 17 सत्ते 119। फिर दोबारा 17 से डिवाइड नहीं होगा, 17 के बाद हम 19 से डिवाइड करेंगे। 19 दूनी 38, 5 बचेंगे और 19 या 57, 23 से 23 कट जाएंगे एक बार। 7429 के अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे 17 गुणा 19 गुणा 23।
दूसरे के फर्स्ट पार्ट में संख्या दे रखी हैं 26 और 91। हमें दोनों संख्याओं का हमें लासा निकालना है और मासा निकालेंगे और फिर इसके बाद सिद्ध करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम 26 के खंड करेंगे। 26 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 7 गुणा 13। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों के जो गुणनखंड दे रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा घात होगी उसे लिखेंगे। जैसे 13 पे घात यहाँ 1 है और यहाँ 13 पे घात 1 है, तो हमें 13 एक बार लिखना है। यहाँ पे 2 पे घात 1 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो हम 2 एक बार लिखेंगे। नीचे हमारा 7 पे घात 1 है, 26 में 7 नहीं है, तो हम 7 को एक बार लिखेंगे। गुणा करेंगे 13 सत्ते 91 और 91 में हम 2 का गुणा करेंगे, आएगा 182। एचसीएफ में हमें जो सबसे कम घात है वो लिखनी है। 13 दोनों में एक घात है, 13 एक बार लिखेंगे। 2 हमारा एक बार है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 91 में 7 है लेकिन 26 के गुणनखंड में 7 नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13, यानी एलसीएम हमारा 182 निकला और एचसीएफ निकला हमारा 13। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी लासा का गुणा मासा में करेंगे, तो 182 गुणा 13 और 182 का जब हम 13 में गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारा 2366। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर 26 गुणा 91। 26 का 91 में गुणा करेंगे तो भी आएगा हमारा 2366। हमने दोनों संख्याओं का लासा निकाला, दोनों का मासा निकाला, दोनों के लासा और मासा का गुणा किया, दोनों संख्याओं का गुणा किया, दोनों कैसे आगे बराबर, यानी दोनों संख्याओं का गुणा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें इसमें ज्ञात करना था। सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट 510 और 92 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 5 कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकन 5। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। 17 से 17 डिवाइड हो जाएंगे एक बार। 510 के गुणनखंड हुए हमारे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 अभाज्य संख्या है, 23 से डिवाइड होगी। तो 92 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 पर घात 2 और गुणा 23। 2 हमारा 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 पे घात 2 है, 2 पे घात 2 और गुणा 23। एचसीएफ में क्या करेंगे हम, जो सबसे कम घात है वो लिखेंगे। यहाँ 2 पे घात 1 है और नीचे 2 पे घात 2 है, तो हमें लिखना है 2 पे घात 1 यानी 2। 3 पे घात 1, नीचे 3 पे घात नहीं है, तो मतलब 3 पे घात हमें यहाँ 3 संख्या नहीं लिखेंगे। ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, तो हम 5 संख्या नहीं लिखेंगे। 17 ऊपर है लेकिन 92 में 17 नहीं है, तो 17 भी नहीं लिखा जाएगा। 23 92 में है लेकिन 510 में गुणनखंड नहीं है, तो 23 भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। एलसीएम में हम सबसे ज़्यादा वाली घात लिखेंगे, 2 पे घात 2, 2 पे घात 1, यानी 2 पे घात 2 लिखा जाएगा। 5 हमारा एक घात है, नीचे 5 नहीं है, 5 लिखेंगे। 3 पे घात 1 है, नीचे 3 पे घात 0 है, तो 3 लिखा जाएगा। 17 लिखेंगे और 23 लिखेंगे।
यानी एलसीएम में जो भी संख्याएं हैं सारी लिखनी है, सबसे बड़ी घात लिखनी चाहिए, और जो भी संख्या छूट जाती हैं वो सब संख्या हमें लिखनी है। गुणा करके ये आएगा हमारा 23,460। एलसीएम का आ गया हमारा 23,460। अब हमें इसमें निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम हमारा 23,460 गुणा एचसीएफ हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 46,920। 46,920 दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद निकालेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल। बराबर पहली संख्या हमारी 510, दूसरी संख्या हमारी 92, गुणा करके आएगा 46,920। सेकेंड पार्ट में भी हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला, 46,920 आया। दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमारा 46,920 आया। तो यहाँ भी हमें सिद्ध हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसका थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे। तीसरे प्रश्न में हमें 12, 15 और 21 दोनों के एचसीएफ, तीनों के एचसीएफ निकालने हैं और तीनों के एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालने से पहले हम 12, 15 और 21 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणा 2 और गुणा 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 पर घात 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 3 गुणा 5, और 21 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 3 गुणा 7, 7 या 21। एचसीएफ में हमें सबसे कम घात लिखनी है, 2 पे घात 2। 15 में 2 पे घात 1 भी नहीं है और यहाँ पर भी 1 भी नहीं है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। 12 के खंड में 3 पे घात 1, 15 में 3 पे घात 1 और 21 में 3 पे घात 1, यानी 3 आएगा। बाकी कोई भी संख्या, यानी ऐसी संख्या, ऐसा गुणनखंड जो तीनों में हो वो नहीं है हमारा, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना होगा? 3। एलसीएम में हमें सबसे ज़्यादा घात लिखनी है, 3 पे घात 2, इसमें 3 पे घात 0, इसमें 3 पे घात 0, 2 पे घात 2, 2 पे घात 0, 2 पे घात 0, यानी 2 पे घात 2 आएगा, गुणा 3, 3, 3, तीनों पे 3 पे घात 1 है तो 3 आएगा हमारा। 5 पे घात 1, 5 लिखेंगे और गुणा 7 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में हमें 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। 17, 23 और 29 तीनों ही हमारी अभाज्य संख्या हैं। 17 के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे 1 गुणा 17 होंगे। 23 के गुणनखंड हमारे 1 गुणा 23 होंगे और 29 के गुणनखंड 1 गुणा 29। तीनों ही अभाज्य संख्या हैं। 17 17 से डिवाइड होगी, 23 23 से डिवाइड होगी और 29 29 से डिवाइड होगी। तो इसका एचसीएफ जो आएगा हमारा वो कितना आएगा? 1। सिर्फ 1 ही हमारी तीनों संख्याओं में है, यानी 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, बाकी कोई भी गुणनखंड तीनों में नहीं है। एलसीएम में हम सारी संख्या लिखेंगे, यानी 1 गुणा 17 गुणा 23 और गुणा 29, और इन सभी का जो गुणनफल आएगा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। 1, 17, 23 और 29 का गुणा करने पर आएगा हमारा 11,339। तो इन तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम हुआ 11,339 और एचसीएफ हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पहली संख्या 306 दे रखी है, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ 9 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है, यानी 2 संख्याएं दे रखी हैं, एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम।
पहली संख्या हमारी 306, दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ हमारा 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 और 9 को जब हम पश्चांतर करेंगे तो 9 हमारा भाग में पहुंच जाएगा। बट्टे में 9 से हम 306 काट देंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 बार बराबर हो जाएगा हमारा 34 गुणा 657 और 34 और 657 का जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 22,338। 34 गुणा 657 बराबर 22,338। प्रश्न नंबर 5 में हमें संख्याएं 225 और 60 दे रखी हैं, यानी पहली संख्या 225 है और दूसरी संख्या 60 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है 225 गुणा 5 और माइनस 10x। हमें ज्ञात करना है x का मान। x का मान निकालने से पहले हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और जो एचसीएफ हमारा आएगा वो दिए हुए एचसीएफ के बराबर करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो 225 के गुणनखंड करेंगे हम, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से 75 कट जाएगा 25 बार, 5 से 5 कट जाएगा 5 बार और 5 से 5 कट जाएगा 1 बार। 60 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 30, फिर 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार और 5 से 5 कट जाएगा 1 बार। तो 225 बराबर लिख सकते हैं हम 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2। 60 बराबर हो जाएगा 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 5। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो सबसे कम घात होती है वो लिखते हैं और सबसे कम घात हमारी 2 पे घात यहाँ पे 2 है और ऊपर 225 में 2 नहीं है। इसका मतलब हम 2 पे घात कोई भी नहीं लिखेंगे, 2 पे घात 0 लिखेंगे और 2 पे घात 0 का मान क्या होता है 1, यानी 2 नहीं लिखना हमें। 3 पे घात 2 है या 3 पे घात 1 है तो 3 पे घात 1 यानी 3 लिखेंगे। 5 पे घात 2 है या 5 पे घात 1 है तो कितना लिखेंगे 5। एचसीएफ आएगा हमारा 5 या 15। अब दिया हुआ सवाल में जो हमें दे रखा है एचसीएफ 225 गुणा 5 माइनस 10x और हमने जो एचसीएफ निकाला वो कितना आया 15। दोनों को हम बराबर करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार 225 गुणा 5 माइनस 10x ये सवाल में दिया था और बराबर हमने जो निकाला वो कितना निकाला 15, यानी दोनों एचसीएफ कैसे होंगे समान होंगे। 225 में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11। ये 15 हम पश्चांतर करके इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे और 10x पश्चांतर करेंगे प्लस के हो जाएंगे बराबर 10x। 10 का हम पश्चांतर करेंगे तो 10 हमारा कितना चला जाएगा भाग में, x बराबर हो जाएगा 1,1,1,0/10। 10 0 0 कट गया, x का मान आएगा हमारा 111। प्रश्न नंबर 6 में संख्याएं दे रखी हैं 120 और 225। दोनों संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ दे रखा है 15। हमें दोनों संख्याओं का लासा निकालना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे हम संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्याओं का गुणनफल यानी 120 गुणा 225 बराबर मासा 15 दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होगा 120 गुणा 225, 15 को पश्चांतर करेंगे, 15 गुणा में है, दूसरी तरफ जाके ये भाग में पहुंच जाएगा। 15 से 120 काट देंगे 8 बार तो बराबर हो जाएगा 8 गुणा 225। 8 का हम 225 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 वहाँ से लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20
और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यानी हमारा आंसर आएगा 1800। प्रश्न नंबर 7 में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये गुणनखंड का चार्ट दे रखा है। गुणनखंड हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं और एक चार्ट के द्वारा भी गुणनखंड ट्री चार्ट के द्वारा भी दर्शाए जाते हैं। यानी कि जो y का जो मान होगा वो हमारा 4 और x के गुणा के बराबर होगा और x का मान हमारा 3 और 7 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी x बराबर लिखेंगे हम 3 गुणा 7 बराबर 21 और y बराबर होगा, y के खंड कितने हैं 4 और x, यानी 4 गुणा x और x का मान हमने निकाला है 84, वो x का मान निकाला है 21, तो 4 गुणा 21 बराबर हो जाएगा 84। प्रश्न नंबर 8 में संख्या दे रखी हैं 18 और 117। इन दोनों संख्याओं का HCF हमें दे रखा है किताब में 18m - 117। m का मान ज्ञात करना है और हमें इनका LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हम 18 और 117 का LCM निकालें और फिर इसका HCF निकालें। और जो HCF हमारा आएगा वो दिए हुए, जो किताब में दिया हुआ HCF है उसके बराबर करेंगे और m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 18 के हम खंड करेंगे। 18 के खंड होंगे हमारे 2 गुणा 3 पर घात 2, यानी 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। 117 के खंड होंगे 3 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 गुणा 13, यानी 3 पे घात 2 का मान हो गया हमारा 9 और 9 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 निम्मा 117। अब इसका हम निकालेंगे HCF यानी मासा। HCF में हम सबसे कम वाली घात लिखेंगे। 3 पे घात 2, 3 पे घात 2, दोनों में 2 2 घात हैं तो यहाँ आएगा 3 पे घात 2। 2 पे घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 पे घात 0 कोई भी नहीं है, मतलब 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ 13 है लेकिन यहाँ 13 नहीं है तो 13 नहीं लिखा जाएगा। जबकि LCM में हमें सारी संख्याएं लिखनी होती हैं। अगर 2 है तो 2 भी लिखेंगे, यहाँ 13 है या 13 नहीं है तो हम 13 भी लिखेंगे। तो हमारा HCF आएगा हमारा 9। LCM हो जाएगा 3 पे घात 2 गुणा 2 और गुणा 13। 3 पे घात 2 हो गया हमारा 9, 13 दूनी 26 और 26 का हम 9 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 234। अब सवाल में हमें HCF दे रखा है 18m - 17। तो हमारा जो प्रश्न में LCM निकाला कितना निकाला 9। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 18m - 117 बराबर किसके कर देंगे 9 के। 18m बराबर 9 प्लस 117। 18m बराबर 17 में हम 9 जोड़ेंगे तो 126। m बराबर हो जाएगा 126 बट्टे 18। m और 18 के बीच में गुणा का निशान है। 18 को जो हम पश्चात करेंगे दूसरी साइड में तो गुणा वाली संख्या हमारी आ जाएगी भाग में। 18 से 126 कट जाएंगे 8 बार तो m का मान आएगा हमारा 8। प्रश्न नंबर 9 में हमें बताना है 6 पे घात n की किस मान के लिए, अगर n का हम 2 3 4 5 कौन सी संख्या रखें कि उसका जो मान है वो शून्य पर समाप्त हो, यानी उसके मान में पहली जो संख्या है, पहला अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो शून्य आए। इकाई का अंक शून्य तभी आएगा जब हम 6 पे घात n में इसके जब हम खंड करें तो उसमें 5 आए, क्योंकि 5 6 30 आएगा और 30 में ही हमारा इकाई का अंक 0 होगा। तो 6 पे घात n शून्य पर समाप्त होगी, होने के लिए क्या चाहिए 5 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी 6 पे घात n का जो मान आएगा वो किससे विभाज्य होना चाहिए 5 से, अर्थात 6 पे घात n के जो गुणनखंड हैं उनमें 1 5 भी गुणनखंड होना चाहिए। और अगर 5 गुणनखंड नहीं है तो ये 6 पे घात n से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन 6 पे घात n बराबर 2 गुणा 3 पे घात n, यानी 6 के जो खंड होंगे वो कितने होंगे 2 गुणा 3, अलग अलग करेंगे तो 2 पे घात n आएगा गुणा 3 पे घात n आएगा। जबकि 2 पे घात n और 3 पे घात n की वैल्यू हम कुछ भी रखें इसमें हमारा कोई भी खंड 5 नहीं आएगा, और जब खंड हमारा 5 नहीं आएगा तो 6 पे घात n किसी भी मान के लिए इसका जो इकाई का अंक है वो शून्य पर समाप्त शून्य नहीं होगा।
तो हम लिख सकते हैं 2 पे घात n गुणा 3 पे घात n 6 पे घात n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 व 3 आएगी। अभाज्य संख्या कितनी आएगी? 2 व 3। 5 अभाज्य संख्या नहीं आएगी। 5 अभाज्य संख्या नहीं आएगी। इसमें कोई भी ऐसा खंड नहीं होगा जो 5 आएगा। अतः n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 6 पे घात n शून्य पर, यानी 6 पे घात n का जो मान है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 और धन 13। सेकंड इसका है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और धन 5। ये बतानी है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी किसी न किसी संख्या से ये विभाजित होंगी, अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली संख्या में हम 13 कॉमन निकालेंगे, कोष्टक में बचेगा 7 गुणा 11 धन 13 एकन 13, 13 का भाग देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 17 वो 13, कोष्टक में हो जाएगा 11 7 77, 77 और 1 78। तो 13 गुणा 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 39, 39 दूनी 78 और 39 के भी खंड हो जाएंगे। अब इसमें जो संख्या में दे रखी थी उसके हमें 3 खंड मिले, बल्कि 4 हो जाएंगे, 13 2 और फिर 3 और 13। तो कोई भी संख्या अभाज्य तभी होगी जब उसके खंड वो संख्या किसी से भी विभाजित ना हो या उसके एक भी खंड ना हो। सिर्फ 2 खंड हो सकते हैं, या तो वो संख्या स्वयं हो या फिर 1 हो। जबकि ये जो संख्या हमें दे रखी थी उसके हमारे पास 3 खंड हैं, तो ये संख्या कैसी होगी? विभाज्य होगी, यानी ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। सेकंड पार्ट में हम 5 कॉमन ले लेंगे, कोष्टक में बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह 1 हो जाएगा, 5 का भाग 5 में देंगे 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 एकन 5 बराबर हो जाएगा 5। कोष्टक में गुणा करेंगे 7 6 42 गुणा 4 3 12 और 12 दूनी 24 गुणा 1 है यहाँ और धन 1 बराबर हो जाएगा 5। कोष्टक में 42 और 24 बराबर हो जाएगा हमारा 42 और 24 का गुणा होगा 1008 प्लस 1 बराबर 5 गुणा 1009। यहाँ भी हमारे जो संख्या दे रखी थी उसके 2 खंड हो गए, 1 5 और 1009, यानी ये भी संख्या हमारी भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य, क्योंकि इसके हमारे कम से कम 2 खंड हैं।